नेपाल में परिस्थिति बनी है उसको लेकर अगर देश के अंदर बहुत सारे आपने देखा ही क्लेम, अगर सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि नेहरू ने तब ये फैसला लिया होता कि नेपाल को भारत में हम मिला लेते तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती, तो अगर उधर से कोई इसको भड़काने का मौका इस्तेमाल करता है तो ऐसी पुरानी बातें उखाड़ कर भी तो वही किया जा रहा है या नहीं मिस्टर त्रिपाठी? बात है इस समय जो सम्राट चौधरी ने की, आप राजनीतिक बहस में पार्टियों के बीच की डिबेट में इस तरह का पॉइंट स्कोरिंग करते रहिए। नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था जहां राजशाही जाने के बाद से आज तक कम्युनिस्ट शासन में उस देश को उसका असली हक नहीं मिला। वहां के नौजवान नेताओं के करप्शन, जिस तरह की बददिमागी वहां के नेताओं की थी, उसके खिलाफ ये गुस्सा है। अब उसमें अगर चाइना और अमेरिका उसको प्लेग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कोई भी नेता भारत का ऐसा, मैं तो कहूंगा विशुद्ध नासमझी भरा बयान है, इससे बचना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं जिनको भारत में लगता है कि यहां भी ऐसा होगा क्या, इस तरह की चीजें हो सकती हैं क्या, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी वंशवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही 2014 में सत्ता में आए और वही जो देश का मानस है वो आज भी सड़कों पर और लोगों के मन में साफ साफ दिखाई देता है। अजय उपाध्याय जी, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपके भी एक सांसद बता रहे थे कि क्या परिस्थिति है और क्यों हो रही है, और सांसद झारखंड से सुखदेव भगत जी। आखिर इस तरह की बेमानी बातें ऐसे वक्त पर क्यों? बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है सर, ये कूटनीति है और इसीलिए सरकार या क्या बोलना है, क्या सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे ना। इसका कंपैरिजन करना, और भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, थी भी और है और रहेंगी, क्योंकि अनेकों आंदोलन भारत में हुए। आप देखिए, जेपी के आंदोलन से लेकर, अन्ना के आंदोलन से लेकर, निर्भया के वक्त पर बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, लेकिन जन आक्रोश में कभी सत्ता को उखाड़ा नहीं फेंका गया, वो वोट के ही दम पर हुआ है भारत में। इसका श्रेय लेना भी कितना सही है, कितना गलत है, ये भारत की जनता को इसका श्रेय मिलना चाहिए। अंजना जी, अब मैं बोलूं? बोलिए अंजना जी, मैं बोलूं अब? जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की धरती, शांति और सत्य और अहिंसा की धरती। नेपाल में यदि कोई भी तकलीफ होगी तो वाकई हम सब भारतीयों के दिल में दर्द होगा। हमारा उससे भावनात्मक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, बेटी रोटी का संबंध है, और हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। वो सिर्फ मेरा पड़ोसी नहीं है, मैं तो, मेरा बचपना नेपाल के वीरगंज और बाकी जगहों पर बीता है। अभी भी जब भी अपने गांव जाता हूं तो एक पैर नेपाल और दूसरा पैर हिंदुस्तान में रहता है, तो मैं उस फीलिंग को समझता हूं। मोतिहारी रक्सौल के पास से वीरगंज शुरू होता है। वहां के जो भी आज तकलीफ हुई है, जो भी समस्या हुई है, राजनीतिक आंतरिक समस्या उनकी है। मुझे लगता है नेपाल की राजनीतिक समस्या और आंतरिक समस्या पर हमें ध्यान जरूर रखना है, लेकिन आंतरिक हस्तक्षेप की वैसी कोई परिस्थिति नेपाली भाइयों के मन मस्तिष्क में ना आए, इसका भी हमें ख्याल रखना है। कूटनीतिक तौर पे भी, और एक मित्र पर यदि कोई आपदा आई है तो उसमें कुछ लोग यदि अवसर तलाशने का काम अपने देश की राजनीति में करें, मुझे लगता है बेहद दुखद है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से नौजवानों पर वहां आक्रोश आया, नौजवानों में, राजनीतिक व्यवस्था को उसका सही उत्तर जरूर देना चाहिए था। परिस्थिति क्या रही है कि उन पर गोलियां चली और फिर जो चीजें हैं सबने देखा, अराजक माहौल हुआ, ये सभी चीजें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक किसी भी स्थिति में नहीं है। इसको कोई भी, हिंसा को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। राजनीति की प्रक्रिया वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया से चलती है। हो सकता है वैचारिक आधार पर आज हमारा यहां हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से विरोध हो, भाजपा के लोग इस मुद्दे पर आज नहीं आपके इस डिबेट में हैं, उनसे भी विरोध हो, पर वाद विवाद और संवाद हमारा होना चाहिए। हमें किसी भी स्थिति में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए जिसमें राज सत्ता के विरुद्ध आगे बढ़ते पढ़ते हम देश के विरुद्ध हो जाएं, जो आज वहां पे जो परिस्थिति दिख रही है। तीसरी बात, बहुत सारे लोगों ने यहाँ जो भी कमेंट किए, 10 सेकंड सिर्फ बहुत सारे लोगों ने, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, नेपाल के मुद्दे पर जो इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर किसी भी तरह की कोई भी बात रखता है, मुझे लगता है नहीं रखना चाहिए। सरकार जो अभी टैकल करने जा रही है, सरकार को करना चाहिए। इस पर जो सरकार करेगी हम लोग उसको साथ देंगे। दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को यहां भी पक्ष और विपक्ष को लड़वाने का एक मौका मिल रहा है, और मुझे लगता है इस तरह की मानसिकता से ग्रसित इस देश का एक बड़ा वर्ग भी है, बुद्धिजीवी वर्ग भी है। और मैं निडर, निष्पक्ष, पारदर्शी मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि यह पक्ष विपक्ष और अवसर में, आपदा में अवसर तलाशने का वक्त नहीं है। यह देश, नेपाल हमारा मित्र देश है, हमारा सबसे निकटतम अभिन्न पड़ोसी देश है। उस पर कोई संकट है तो जले में घी नहीं डालिए, कम से कम जल तो डाल ही सकते हैं। हम जल डालने का काम करें, वो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। आपकी एक एक बात, मतलब आज इससे रिस्पॉन्सिबल तरीके से विपक्ष बात नहीं कर सकता। आई थिंक फुल क्रेडिट टू यू, आपने जो बातें रखी, एक एक बिंदु वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपको समझ में आया जब वो ये कह रहे थे कि आज इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने सांसद सुखदेव भगत जी के लिए कह रहे थे या संजय राउत जी के लिए कह रहे थे? क्योंकि दुबे जी बैठे हुए, लग रहा है उन्हीं को खरी खोटी वो सुना रहे थे यहां पर। मतलब वहां पर भ्रष्टाचार का जो आलम था, जो नेपो किड्स का हैशटैग कई दिनों से चल रहा था अनुराग जी, अब उसकी तुलना भारत से लेकर आना, वहां के स्ट्रेस को, टेंशन को, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है? देखिए, सबसे पहले हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता, हम लोग तो एकदम नहीं करते। हिंसा से सिर्फ जान माल का तो नुकसान होता ही नहीं है, बल्कि समाज में सौहार्द का वातावरण और जिस तरह से कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की नींव हिलती है, ये हिंसा से होता है। हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता और हिंसा होनी भी नहीं चाहिए। हम जिस तरह की घटना नेपाल में हुई है, नेपाल को पहले जो हमारा पड़ोसी देश था, तो नेपाल को ये चीजें श्रीलंका से, बांग्लादेश से सीख के सतर्क रहना चाहिए था
कि भाई जब वहां पे इस तरह की घटना घटी है तो हमारे देश में ना हो, इसलिए उनको भी इस पे कार्य करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। सवाल है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र में आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करने का एक तरीका होता है। आप संवैधानिक और कानून के दायरे में रह के लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध कीजिए सरकार का, जैसा कि हमारे देश में विपक्ष करता है। विपक्ष के ऊपर इतना सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, उसके बाद भी विपक्ष अपनी उसका संविधान का सम्मान करते हुए अपनी बात कहता है और लोकतांत्रिक तरीके से कहता है। तो सवाल है कि नेपाल में जिस तरह की घटना घटी है चिंता का विषय है, और हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे उससे रोटी बेटी का रिश्ता है। तो हमारा जब रोटी बेटी का रिश्ता है और हमारे और हुआ क्यों, कितनी असमानता वहां देखने को मिल रही थी। जैसा कि वहां पे आपने देखा है कि भाई 21% बेरोजगारी और 20% वहां पे लोग किस तरह से जूझ रहे हैं महंगाई से। तो सवाल है कि जब इतना डिस्टेंस हो जाएगा, लोगों के बीच में असमानताएं हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है अनरेस्ट तो पैदा होगा। तो इसको सरकार को देखना चाहिए और इससे और देशों को सबक भी लेना चाहिए, ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी देश में कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी हम लोग की और बड़ी हो जाती है कि हम लोगों को सबक लेके, क्योंकि हमारा देश तो बहुत ही मजबूत है। लेकिन सवाल है कि कुछ लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते हैं, ये सिर्फ समाज के अंदर में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। ये हिंदुस्तान को, अभी एक प्रवक्ता और अभी एक बोलने वाले और आएंगे जो जहर उगलते हैं, जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। अभी दूसरे टीवी चैनल पर बात कर रहे थे तो हिंदू मुस्लिम करने लगे, अभी बोलेंगे और कह रहे थे परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। अरे प्रभु, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए तो शिवसेना के खिलाफ करेंगे क्या? एनसीपी के खिलाफ करेंगे क्या? बताइए आप। ये भी तो परिवारवादी पार्टी टीडीपी के खिलाफ करेंगे क्या? पासवान जी की पार्टी के खिलाफ करेंगे क्या? ये वो सामने बैठे हैं संगीत रागी, ये भी दूसरे चैनल पे यही बोल रहे थे। ये जो जहरीले लोग हैं समाज के अंदर, जो अघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनके और राजनीतिक विशेषज्ञ बनके आते हैं, ये समाज के अंदर में जहर बोने का काम करते हैं। हम सब कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन यहाँ राजनीति करेंगे बैठ के भी देखना, अभी देखना। अगर कोई भी देश को जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। तो सवाल है कि हमारा देश तो बहुत बड़ा है, अनेकता में एकता वाला देश, हम लोग तो अपने लोकतंत्र को मानने वाले देश हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं समाज के अंदर, अरे नेपाल में नुकसान हो रहा है तो भारतीयों का ही बहुत बड़ा नुकसान है। 75% जो बिजनेस हो भारतीयों के, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीयों का है। जो जितना नुकसान जानमाल का हो रहा है तो भारतीयों का नुकसान हो रहा है। तो हमें तो चिंता का विषय होना चाहिए और चिंता इसमें व्यक्त करनी चाहिए। और कूटनीति, यहाँ पे देश की कूटनीति भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि हमारे हम कैसे उनको नेपाल की मदद कर पाए और नेपाल को किसी कूटनीतिक तरीके से हैंडल कर पाए। हमारा देश सुरक्षित, हमारे देश को कोई खतरा नहीं है, हमारा देश लोकतंत्र मजबूत है। यहाँ पे विपक्ष अपनी बात कहता है। किसान आंदोलन भी हुआ लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। बताइए आप, किसान आंदोलन में किस प्रकार कोई बात हुई? हमने अपनी बात रखी, यहाँ पे बिल वापस हुए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक, अनुराग जी लौट रही हूँ। हर्षवर्धन जी सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि संगीत त्यागी पर उन्होंने डायरेक्ट कमेंट किया है, मुझे लगता है उनको मौका मिलना चाहिए रिस्पॉन्ड करने का। और आज आपके पास सुनहरा मौका है संगीत रागी जी, जब आप उनको गलत साबित कर सकते हैं, जब आप इसको सही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से देखें और ये समझें कि क्या चीन के सामने नतमस्तक होना वहां की मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा ये बना, जिसकी वजह से लोगों में ये गुस्सा आया और जो भ्रष्टाचार में लिप्त उनकी सरकार थी वो धीरे धीरे लोग देखते गए, सोशल मीडिया पर बच्चों का गुस्सा सामने आता रहा। इसके बाद मैं सीधा जाऊंगी शंकर तिवारी जी के पास। रागी जी बोलिए। अतीक और हिंसा में उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती है, लेकिन अतीक और मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी होती है, संभल के हत्यारों के साथ खड़ी होती है जो हिंसा में सम्मिलित थे। दूसरी बात, इनइक्विलिटी के मामला में यदि कहा जाए तो एक जरा ध्यान देखना चाहिए। 1% जनसंख्या अमेरिका की, 31% उसके पास धनराशि है। 2.5% अमेरिका की जनसंख्या के पास जो है वो 50% की धनराशि है। वहां भी इनइक्विटी है। जितने भी ग्लोबल नॉर्थ के कंट्री, जिन्हें आप डेवलप कंट्री कहते हैं, वहां भी इनइक्विटी है। वहां पर इस प्रकार के रिवोल्यूशन नहीं है। क्या कारण है कि साउथ एशिया के देशों में और भारत के आस पड़ोस के देशों में छोटे छोटे देशों को टारगेट किया जा रहा है? इनको ध्यान में नहीं होगा कि नेपाल की जनसंख्या कितनी है और वहां की कितनी आबादी जो है, 27 से 28% आबादी जो है उसके घरों के ताले लगे हुए हैं और बाहर रह रहे हैं। और वहां पर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जनसंख्या जो आज सड़कों पर विद्रोह करने के लिए उतरी है या आंदोलन के लिए उतरी है, ये कल बेरोजगारी पर नहीं आंदोलन पर उतरी थी, महंगाई पर नहीं उतरी थी। और जो लोग भारत से तुलना करते हैं, भारत में आज 1.5% महंगाई है, 5% से ज्यादा बेरोजगारी की दर ज्यादा नहीं है। तो भारत में जो लोग कर रहे हैं, दरअसल उनकी मंशा यही है। मंशा यही है कि भारत की सरकार को डीलेजिटिमाइट करें। जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी तू पिटेगा और लोग यहां आकर के पिटेंगे और नेपाल जैसी हालत जो है वो भारत के अंदर होगी, बांग्लादेश की जैसी हालत भारत के में भी होगी, ये सलमान खुर्शीद ने कहा था, उनके ही नेताओं ने कहा था। बांग्लादेश कहा था, लेकिन नेपाल जैसी स्थिति होगी किसने कहा था? रागी जी, नेपाल जैसी स्थिति होगी किसने कहा है?